खून के रिश्ते कहते हैं दुनिया में सबसे मजबूत होते हैं। एक अदृश्य धागा जो आपको उस इंसान से बांध कर रखता है जिसके साथ आपने एक ही आंगन में बचपन गुजारा, एक ही थाली में खाना खाया और एक ही छत के नीचे सपने देखे। ये वो रिश्ता है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आपको लगता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, वो एक इंसान, आपका भाई या आपकी बहन, आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। मैं भी यही मानता था। मेरी बहन रिया, वो सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं थी, वो मेरा गुरूर थी, मेरी दोस्त थी, मेरा हिस्सा थी। हमने साथ में एक सपना देखा था, पापा के छोटे से बिजनेस को आसमान तक पहुंचाने का, और हमने वो किया भी। पर कहते हैं ना, जब पैसा और पावर रिश्तों के बीच आते हैं तो खून पानी बन जाता है। मेरी बहन ने बिजनेस संभालते ही मुझे ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे मैं दूध में पड़ी मक्खी हूँ। पर उसे ये नहीं पता था कि पापा जो दुनिया से चले गए थे, जाते जाते एक ऐसी विरासत छोड़ गए थे जो सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानों की परख करना भी सिखाती है। ये कहानी उस विरासत की है, उस धोखे की है और उस अंजाम की है जिसने हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारा बचपन दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर में गुजरा। एक छोटा सा डीडीए फ्लैट जिसमें पापा, मम्मी, मैं और मुझसे 5 साल छोटी रिया रहते थे। पापा की एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी ओखला में, वर्मा प्रिंटर्स के नाम से। वो स्कूल की किताबें, शादी के कार्ड, पैम्फलेट्स ये सब छापते थे। मेहनत बहुत थी पर पैसा बस गुजारे लायक ही था। लेकिन पापा खुश थे। वो अपने काम से प्यार करते थे। उन्हें स्याही की महक, कागज़ का स्पर्श, नई नई मशीन्स की आवाज़, ये सब बहुत पसंद था। मैं बचपन से उनके साथ प्रेस जाता था। मुझे वो भारी भरकम मशीनें एक जादू की तरह लगती थीं। एक तरफ से सादा कागज़ डालो और दूसरी तरफ से रंगीन तस्वीरों वाली किताबें निकल कर आती थीं। पापा मुझे सिखाते थे, देख अमन, ये जो काम है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक कला है, एक जिम्मेदारी है। हर कागज़ पर जो लफ्ज़ छपता है वो किसी की ज़िंदगी में कुछ मायने रखता है। उनकी ये बातें मेरे दिल में उतर गई थीं। रिया मुझसे बिल्कुल अलग थी। उसे प्रेस की स्याही की स्मेल से एलर्जी थी। उसे वो शोर पसंद नहीं था। वो कहती थी, भाई आप कैसे रह लेते हो इस काले पीले माहौल में। मुझे तो बड़ा होकर एक साफ सुथरे एसी वाले ऑफिस में जॉब करनी है। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, एम्बिशियस थी। उसे हमेशा से अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, एक हाई क्लास लाइफस्टाइल का शौक था। मैं उसकी हर जिद पूरी करता था। अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसके लिए वो ब्रांडेड पेंसिल बॉक्स लाता था जिस पर उसकी नज़र होती थी। अगर उसे किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना होता और उसके पास नई ड्रेस नहीं होती तो मैं पापा से झूठ बोलकर एक्स्ट्रा पैसे लेता और उसके लिए ड्रेस खरीदता। वो मेरी लाडली थी। हम लड़ते भी बहुत थे, आम भाई बहन की तरह। रिमोट के लिए, आखिरी समोसा किसके हिस्से आएगा, इसके लिए। पर अगर कोई बाहर वाला रिया को एक लफ्ज़ भी कह दे तो मैं उससे लड़ने पहुंच जाता था। वो मेरी जिम्मेदारी थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे रास्ते अलग अलग होने लगे। मैंने बीकॉम करने के बाद पूरी तरह से पापा के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया और फिर एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए। वो हमेशा कहती थी, भाई पापा का बिजनेस बहुत ट्रेडिशनल है, इसमें पोटेंशियल बहुत है, पर इसको मॉडर्न बनाना पड़ेगा। मैं उसकी बात से अग्री करता था। मैं ज़मीन पर काम करना जानता था, मशीन्स को समझता था, क्लाइंट से रिश्ता बनाना जानता था। रिया के पास कॉर्पोरेट नॉलेज थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी, प्रेजेंटेशन स्किल्स थे। पापा की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। उन्हें एस्थमा था और प्रेस की धूल और केमिकल्स ने उसे और बढ़ा दिया था। एक दिन उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुलाया। उनकी सांस उखड़ रही थी। बच्चों, अब मुझसे और काम नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस प्रेस को संभालो। अमन, तू इसकी रूह है, तुझे काम की समझ है। रिया, तू इसका दिमाग है, तुझे इसको आगे ले जाने का हुनर पता है। वादा करो, तुम दोनों इसे मिलकर चलाओगे, कभी अलग नहीं होगे। हम दोनों ने उनके हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई। पापा, आप चिंता मत करो, हम वर्मा प्रिंटर्स को वर्मा ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाएंगे, रिया ने जोश से कहा। पापा मुस्कुरा दिए। उस दिन उनकी आंखों में एक सुकून था और हमने वैसा ही किया। रिया ने एमबीए कंप्लीट करते ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया। हमने बैंक से लोन लिया। रिया के बनाए हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर लोन आसानी से मिल गया। हमने ओखला की उस पुरानी प्रेस को बेचकर नोएडा में एक बड़ी मॉडर्न फैसिलिटी खरीदी। डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स, आलीशान ऑफिस, सब कुछ।
रिया ने बिजनेस का नाम बदलकर वी प्रिंट कॉप रख दिया। उसने कहा वर्मा प्रिंटर्स बहुत ओल्ड फैशन साउंड करता है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। पापा की पहचान मिट रही थी, पर रिया की खुशी के लिए मैं मान गया। अगले 5 साल हमारे जिंदगी का गोल्डन पीरियड था। मैं प्रोडक्शन, ऑपरेशंस और क्लाइंट रिलेशंस देखता था। रिया मार्केटिंग, फाइनेंस और बिजनेस डेवलपमेंट देखती थी। हम एक परफेक्ट टीम थे। मैं सुबह 8 बजे फैक्ट्री पहुंच जाता, वर्कर्स के साथ काम करता, क्वालिटी चेक करता, डेडलाइंस मीट करवाता। रिया 10 बजे एसी ऑफिस में आती, सूट बूट पहने हुए, मीटिंग्स करती, डील्स क्रैक करती। मैं कंपनी की नींव था, तो वो कंपनी का चेहरा। हमारा टर्नओवर साल दर साल डबल हो रहा था। हमने बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पकड़ लिए थे। वी प्रिंट कॉप अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गया था। हमने डीडीए फ्लैट छोड़कर साउथ दिल्ली में एक आलीशान कोठी ले ली थी। मम्मी पापा को हम पर नाज था। पापा कभी कभी ऑफिस आते, नई मशीनें देखते, हमारी तरक्की को देखते और उनकी आंखें नम हो जाती। रिया की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो डिज़ाइनर कपड़े पहनती थी। उसके दोस्त बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे थे। वीकेंड पर वो फैंसी क्लब्स में पार्टी करती। मैं अब भी वही पुराना अमन था। मुझे आज भी फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ बैठकर चाय पीना ज़्यादा पसंद था। रिया मुझे चिढ़ाती थी, भाई अब कब बदलोगे, थोड़ा कॉर्पोरेट बनो, लुक एट योरसेल्फ, हमेशा सिंपल शॉर्ट पैंट में रहते हो, आप कंपनी के डायरेक्टर हो, थोड़ा स्टाइल में रहा करो। मैं हंस देता, तू है ना स्टाइल के लिए, मैं काम के लिए हो। हमारे बीच ये मजाक चलता रहता था। उसी दौरान रिया की लाइफ में अनिकेत की एंट्री हुई। अनिकेत उसके बिजनेस स्कूल का सीनियर था, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, बेहद हैंडसम, स्मूथ टॉकर और बहुत अमीर। रिया उसके प्यार में पागल थी। अनिकेत ने रिया को प्रपोज किया और जल्द ही उनकी शादी हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। दिल्ली का सबसे महंगा 5 स्टार होटल बुक किया गया था। मैं खुश था कि मेरी बहन को उसके सपनों का राजकुमार मिल गया। अनिकेत ने भी बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। वो रिया को नई नई आइडियाज देता। रिया, यू गाइस शुड गो फॉर पब्लिक इशू, आईपीओ लाओ, कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराओ, इमेजिन द काइंड ऑफ मनी यू विल रेस। उसकी बातों में हमेशा पैसा, वैल्यूएशन, फंडिंग की बातें होती थीं। मैं इस आइडिया के खिलाफ था। रिया, हमें इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, हमारा बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आईपीओ लाने से कंपनी में बाहर के लोगों का कंट्रोल बढ़ जाएगा, हम अपनी आज़ादी खो देंगे। रिया और अनिकेत मुझ पर हंसते थे, भाई आपकी वही छोटी सोच, दिस इज द एज ऑफ एक्सपेंशन, गो बिग और गो होम। आपको बिजनेस की मॉडर्न समझ नहीं है, आप बस अपनी फैक्ट्री संभालो, बाकी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मुझ पर और अनिकेत पर छोड़ दो। ये पहली बार था जब रिया ने मुझसे ऐसे बात की थी, जैसे मैं कोई अनपढ़ गवार हूं। मुझे बहुत बुरा लगा। उसी दौरान पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो हमें छोड़कर चले गए। ये हमारे परिवार पर सबसे बड़ा तूफान था। मैं पूरी तरह से टूट गया था। पापा मेरे दोस्त थे, मेरे गुरु थे। मैं उनके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकता था। पापा के जाने के बाद मम्मी भी चुपचाप सी हो गई थी। इस पूरे टाइम में रिया ने बिजनेस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। पापा के जाने के 1 महीने बाद ही उसने बोर्ड मीटिंग बुलाई। मैं तो अभी ठीक से ग्रीफ से बाहर भी नहीं निकला था। मीटिंग में रिया ने अनाउंस किया कि अनिकेत हमारी कंपनी को एज अ चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है। मैं शॉक में था। रिया, तुम ये क्या कह रही हो, अनिकेत की क्या ज़रूरत है, हम दोनों काफ़ी हैं। भाई प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक्सपेंशन के फेज़ में हैं। अनिकेत का एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा, और वैसे भी ही इज़ फैमिली। उसने फैमिली वर्ड पर ऐसा जोर दिया जैसे वो मुझे एहसान जता रही हो। मैं कुछ नहीं बोल पाया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। ये बदलाव इतना आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि शुरू में मुझे एहसास ही नहीं हुआ। पहले मेरी कैबिन, जो रिया के कैबिन के आगे थी, उसे एक मीटिंग रूम बना दिया गया और मुझे फैक्ट्री के पास बने एक छोटे से ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। रिया ने कहा, भाई आपके लिए कन्वीनियंस रहेगी, आपको ऑपरेशंस देखने के लिए बार बार फैक्ट्री जाना पड़ता है ना, इसलिए। मुझे उसकी बात में लॉजिक लगा और मैं मान गया। फिर जिन क्लाइंट्स को मैं सालों से हैंडल कर रहा था, उन्हें धीरे धीरे अनिकेत की टीम को ट्रांसफ़र कर दिया गया। रिया ने कहा, भाई आप पर पहले ही बहुत लोड है, लेट अनिकेत टीम हैंडल द क्लाइंट सर्विसिंग, आप बस प्रोडक्शन पर फोकस करो। मैंने इस पर भी एतराज़ नहीं किया। मुझे लगा शायद वो मेरा बोझ हल्का करना चाहती है। लेकिन फिर चीज़ें अजीब होने लगी। मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की इन्फॉर्मेशन मिलनी बंद हो गई। जब मैं रिया से पूछता तो वो कहती, ओह सॉरी भाई, मैं बताना भूल गई, वैसे भी वो फाइनेंस रिलेटेड मीटिंग थी, आप बोर हो जाते। कंपनी के नए डिसीजंस मुझे दूसरे एम्प्लॉयज़ से पता चलने लगे। मेरे दिए हुए ऑर्डर्स को अनिकेत कैंसिल कर देता। फैक्ट्री के वर्कर्स, जो मुझे पापा के टाइम से जानते थे, अब मुझसे कतराने लगे।
वो मुझसे बात करते हुए डरते थे। एक दिन फैक्ट्री के सबसे पुराने सुपरवाइजर राम भरोसे काका मेरे पास आए। वो पापा के साथ शुरू से थे। उनकी आंखों में आंसू थे। अमन बेटा, ये क्या हो रहा है? रिया बिटिया और अनिकेत बाबा ने मीटिंग में बोला है कि अब सारी रिपोर्टिंग उनको ही करनी है, आपके पास कोई फाइल नहीं जाएगी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं सीधा रिया के कैबिन में गया। वो अनिकेत के साथ बैठी थी, लैपटॉप पर कुछ देखकर हंस रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे गंभीर हो गए। रिया, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने वर्कर्स को मना कर दिया है कि वो मुझे रिपोर्ट ना करें। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, इस कंपनी का आधा मालिक हूं। मैं पहली बार उस पर चिल्लाया था। रिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, भाई प्लीज अपनी आवाज नीचे रखिए। और आप मालिक नहीं, एक एम्प्लॉई हैं। हम सब यहाँ एम्प्लॉई हैं और हम कंपनी को प्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं। यहाँ हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। आप ऑपरेशंस हेड हैं और आप अनिकेत को रिपोर्ट करेंगे, जो कि चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है। अनिकेत मुझे रिपोर्ट करेगा। दिस इज हाउ कॉरपोरेशंस वर्क। कॉरपोरेशंस? ये कॉरपोरेशन हमने बनाई है रिया, अपने खून पसीने से। अनिकेत को मैं रिपोर्ट करूंगा? ये कल का आया लड़का मुझे बताएगा कि काम कैसे करना है? भाई, अनिकेत आपसे ज्यादा क्वालिफाइड है। ही इज एन MBA फ्रॉम अ टॉप B स्कूल। और आप सिर्फ BCom हैं। हमें कंपनी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, अपने ईगो के बारे में नहीं। उसका हर लफ्ज एक थप्पड़ जैसा था। BCom। उसने मेरी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाया था। वही BCom वाला भाई जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस प्रेस में लगा दी ताकि उसकी MBA बहन ऐश कर सके। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल आया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही कंपनी में एक आउटसाइडर बन चुका था। अगले कुछ महीने मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। मुझे हर बात के लिए अनिकेत से अप्रूवल लेना पड़ता था। वो जानबूझकर मेरी फाइल्स क्लियर नहीं करता था। मीटिंग्स में मेरी राय को ऐसे इग्नोर किया जाता जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। मुझे जानबूझकर ह्यूमिलिएट किया जाता। एक बार एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के सामने अनिकेत ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, अमन, आई टोल्ड यू टू गेट दिस डन yesterday. Why is it still pending? Do you even understand the meaning of deadlines? मैं गुस्से से लाल हो गया, पर चुप रहा। मैं उस क्लाइंट के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था जिसे मैं पापा के टाइम से जानता था। रिया ये सब देखती रहती पर कुछ नहीं कहती। वो ऐसी बन जाती जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। घर पर मम्मी के सामने वो नॉर्मल बिहेव करती। और भाई, कैसा चल रहा है काम, जैसे वो कितनी कैरिंग बहन हो। मैं उसकी इस एक्टिंग से थक चुका था। हमारे बीच दीवार इतनी ऊंची हो गई थी कि अब उसे लांघना नामुमकिन था। मैंने रिया से अकेले में बात करने की आखिरी कोशिश की। मैं उसके पास गया और कहा, रिया बस कर अब। मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो। तुम मुझे कंपनी से निकालना चाहती हो। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो हम हिस्सा बांट लेते हैं। तुम अपना बिजनेस करो, मैं अपना कुछ शुरू कर लूंगा। पर यह रोज रोज की जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसने हंसकर मेरी तरफ देखा, एक ऐसी हंसी जिसमें हमदर्दी नहीं, जीत छुपी थी। हिस्सा? कैसा हिस्सा भाई? ये कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है। इसके 51% शेयर्स मेरे नाम पर हैं और 49% आपके। मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूं। कंपनी पर कंट्रोल मेरा है। और जहां तक आपको निकालने की बात है, तो मैं आपको निकाल नहीं रही हूं। मैं बस कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर रही हूं। अगर आप इस नए स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते तो आप रिजाइन कर सकते हैं। आई वोंट स्टॉप यू। 49% मेरे, 51% उसके। ये कब हुआ? पापा ने तो हमेशा कहा था कि बिजनेस बराबर का है। मुझे याद आया, जब हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, रिया ने बहुत सारे पेपर्स पर मुझसे साइन करवाए थे। भाई, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप बस साइन कर दो, उसने कहा था। मैंने उस पर अंधा विश्वास करके बिना पढ़े हर कागज पर साइन कर दिया था। उस दिन मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आया। मैंने अपनी ही बहन पर भरोसा करके खुद को बर्बाद कर लिया था। मैंने रिजाइन नहीं किया। ये मेरी आखिरी जिद थी। ये पापा की प्रेस थी। मैं इसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था। पर रिया ने इसका भी इंतजाम कर लिया था। एक सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे गेट पर ही रोक लिया। सॉरी सर, रिया मैम का ऑर्डर है कि आप अंदर नहीं आ सकते। क्या बकवास है, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं। सॉरी सर, हमें जो ऑर्डर मिला है हम वही फॉलो कर रहे हैं। उसी वक्त मेरे फोन पर एक ईमेल आया, वी प्रिंट कॉर्प के HR डिपार्टमेंट से। डियर मिस्टर अमन वर्मा, this is to inform you that your services with the company have been terminated with immediate effect due to non-performance and causing disruption in the workplace. Termination, non-performance, ये लफ्ज मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रहे थे।
सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा आईडी कार्ड ले लिया। मैं वहां खड़ा, अपनी ही कंपनी के गेट के बाहर एक क्रिमिनल की तरह। एम्प्लॉयज अंदर बाहर जा रहे थे। कुछ लोग मुझे देखकर नजरें चुरा रहे थे, कुछ के चेहरों पर हमदर्दी थी। मैं वहां से कैसे घर लौटा मुझे नहीं पता। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। जिस बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। घर पर मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। मैं उन्हें इस उम्र में स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। मैं हर सुबह तैयार होकर घर से निकल जाता और शाम को वापस आ जाता। मैं पूरा दिन पार्क्स में, मंदिरों में या बस सड़कों पर भटकता रहता। मैं रिया को कॉल करता पर वो मेरा फोन नहीं उठाती। अनिकेत का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा था। वो दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे। मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मेरे पास न काम था, न कोई बचपन का सपना, न ही अब कोई बहन। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। रातों को नींद नहीं आती थी। बस पापा का चेहरा सामने आता और उनसे की गई कसम याद आती। मैं उनकी विरासत को बचा नहीं पाया। एक रात में पापा के कमरे में बैठा था। उनकी चीजें देख रहा था, उनकी यादें ताजा कर रहा था। उनकी एक पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी। मैं उसके पन्ने पलटने लगा। आखिरी पन्नों को उन्होंने कुछ लिखा था, उनकी डेथ से कुछ महीने पहले। उनकी राइटिंग कांप रही थी। मैं रिया को बदलते हुए देख रहा हूं। पैसा और लालच उस पर हावी हो रहे हैं। अनिकेत उसे गलत राह पर ले जा रहा है। मुझे अमन की चिंता है। वो बहुत भोला है। वो रिया पर अंधा विश्वास करता है। वो उसकी चाल नहीं समझ पाएगा। मुझे पता है मेरे जाने के बाद रिया अमन के साथ अच्छा नहीं करेगी। इसलिए मुझे कुछ करना होगा। मैं वर्मा प्रिंटर्स को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं अमन को सड़क पर आते नहीं देख सकता। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। मैं एक आखिरी दांव खेल रहा हूं। भगवान करे इसकी जरूरत कभी न पड़े। पर अगर अमन के साथ कुछ गलत हुआ तो ये डायरी और इसके अंदर रखा लिफाफा उसे सही रास्ता दिखाएगा। अमन बेटा, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि मैं जो सोच रहा था वही हुआ। हिम्मत मत हारना। सच हमेशा जीतता है। उस लिफाफे में तेरे लिए इंसाफ है। डायरी के अंदर एक छोटा पीला लिफाफा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे खोला। उसके अंदर एक ऑफिशियल लुकिंग डॉक्यूमेंट था। ये हमारी कंपनी के ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी थी जो हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाने से पहले बनाई थी। और उसके साथ पापा की विल, वसीयत थी जिसे उन्होंने अपनी डेथ से 1 महीने पहले बनवाया था। विल में साफ साफ लिखा था, मैं अशोक कुमार वर्मा अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ। मेरी कंपनी जो अब वी प्रिंट कॉर्प के नाम से जानी जाती है, उसकी 50% हिस्सेदारी मेरे बेटे अमन वर्मा की है और 50% मेरी बेटी रिया वर्मा की। लेकिन मैंने इस कंपनी को अपने खून पसीने से सींचा है। इसकी नींव में कुछ उसूल हैं, ईमानदारी, मेहनत और अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना। अगर कभी भी ये पाया गया कि रिया वर्मा इन उसूलों के खिलाफ जा रही है या अमन वर्मा को उसके हक से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, तो मेरी वसीयत का एक खास क्लॉज, स्पेशल क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा। उस क्लॉज के मुताबिक कंपनी के 1% गोल्डन शेयर्स जो अभी तक एक म्यूचुअल ट्रस्ट में हैं, वो ऑटोमेटिकली अमन वर्मा के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके बाद अमन वर्मा कंपनी का 51% शेयर होल्डर बन जाएगा और कंपनी का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा। ये फैसला मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी भर की मेहनत गलत हाथों में न जाए। मैं उस कागज को देखता रहा। मेरे आंसू उस पर गिर रहे थे। पापा जानते थे, वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुझे बचाने के लिए पहले ही इंतजाम कर दिया था। वो जाते जाते भी मुझे ढाल बनकर बचा गए। अगले दिन मैं एक नया इंसान था। मेरे अंदर का डर, दुख सब खत्म हो गया था। अब मेरे अंदर सिर्फ एक आग थी, इंसाफ की आग। मैंने पापा के वकील से कांटेक्ट किया। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए और कहा, अमन, दिस इज अ लीगली सॉलिड डॉक्यूमेंट। द विल इज रजिस्टर्ड। तुम्हारी बहन इसे चैलेंज नहीं कर सकती। 2 हफ्ते बाद वी प्रिंट कॉर्प की एनुअल जर्नल मीटिंग थी। रिया में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स और मीडिया को बुलाया गया था। रिया एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने वाली थी। वो स्टेज पर खड़ी थी, एक महंगी सी साड़ी पहने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी, वी प्रिंट कॉर्प इज नॉट जस्ट अ कंपनी, इट्स अ विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम अपने पास्ट से आगे निकलकर एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बार बार नए फ्यूचर और पास्ट को पीछे छोड़ने की बात कर रही थी। ये एक तरह से मुझ पर ताना था। अनिकेत उसके पास खड़ा गर्व से मुस्कुरा रहा था। जब उसकी स्पीच खत्म हुई और लोग तालियां बजा रहे थे, तब मैंने हॉल में एंट्री ली। मैं वही अपनी सिंपल शर्ट पैंट में था। सिक्योरिटी ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं उन्हें साइड करते हुए सीधा स्टेज की तरफ बढ़ गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब मुझे घूर रहे थे। रिया मुझे देखकर शॉक हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया।
अमन, तुम यहां क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। 1 मिनट रिया, मैंने शांत आवाज में कहा और माइक्रोफोन ले लिया। बाहर जाने से पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तुमने नए फ्यूचर की बात की, लेकिन तुम शायद भूल गई कि हर फ्यूचर की नींव उसके पास्ट पर टिकी होती है। और इस कंपनी का पास्ट वर्मा प्रिंटर्स है, जिसे अशोक कुमार वर्मा ने बनाया था। क्या बकवास है ये? अनिकेत चिल्लाया। बकवास नहीं, सच है। और सच ये भी है कि अशोक कुमार वर्मा जाते जाते एक वसीयत छोड़ गए थे। मैंने वकील को इशारा किया जो हॉल में पहले से मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर रिया को और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विल की कॉपीज दी। मैं माइक्रोफोन पर बोलता रहा। इस वसीयत के मुताबिक, क्योंकि रिया वर्मा ने मुझे, एक इक्वल पार्टनर को कंपनी से धोखे से निकाला है, इसलिए इस वसीयत का स्पेशल क्लॉज एक्टिवेट होता है। आज इस वक्त से मैं, अमन वर्मा, इस कंपनी का 51% का मालिक हूं। आई एम द न्यू चेयरमैन ऑफ वी प्रिंट कॉर्प। हॉल में जैसे बम फट गया। रिया के हाथ से विल की कॉपी नीचे गिर गई। वो कांपते हुए बोली, ये झूठ है, ये फर्जी कागज हैं। कागज असली हैं रिया, इन पर पापा के साइन हैं और ये रजिस्टर्ड है, वकील ने गंभीर आवाज में कहा। इन्वेस्टर्स आपस में खुसर फुसर करने लगे। मीडिया वाले कैमराज ऑन करके मेरी तरफ भागे। अनिकेत का चेहरा देखने लायक था। वो धीरे से पीछे खिसकने लगा, जैसे वो इस सब से अपना पल्ला झाड़ना चाहता हो। रिया मेरी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर गुस्से के। तुमने ये ठीक नहीं किया अमन, तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा? मैंने नहीं, तुमने दिया है रिया। तुमने पापा की कसम तोड़ी। तुमने हमारे बचपन को, हमारे रिश्ते को, सब कुछ पैसों के लिए बेच दिया। मैंने तो सिर्फ पापा का इंसाफ पूरा किया है। अगले 1 घंटे में सब कुछ बदल गया। इन्वेस्टर्स ने रिया के नए प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत मीटिंग करके मुझे चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। अनिकेत को उसी वक्त टर्मिनेट कर दिया गया। रिया स्टेज पर अकेली खड़ी रो रही थी। उसकी पूरी दुनिया, जो उसने धोखे की नींव पर बनाई थी, कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मेरा पहला ऑर्डर एज अ चेयरमैन था कंपनी का नाम वी प्रिंट कॉर्प से बदलकर वापस वर्मा प्रिंटर्स कर दिया जाए। मैंने राम भरोसे काका को बुलाया और उन्हें फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बना दिया। मैंने उन सभी पुराने एम्प्लॉयज़ को वापस बुलाया जिन्हें रिया ने निकाल दिया था। रिया ने कंपनी छोड़ दी। वो घर आई और मम्मी के सामने बहुत रोई, खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश की। पर मम्मी, जो अब तक सब जानती थी, उन्होंने बस इतना कहा, जो जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है बेटी। आज उस बात को 2 साल हो गए हैं। वर्मा प्रिंटर्स पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल है। हमने अपने पुराने उसूलों को वापस लाया है, ईमानदारी और मेहनत। रिया और अनिकेत का डाइवोर्स हो गया है। सुना है अनिकेत ने किसी और अमीर लड़की से शादी कर ली और रिया कहीं और किसी दूसरे शहर में एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर रही है। वो मुझसे बात नहीं करती। हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कभी कभी रात को मैं अकेला बैठा सोचता हूँ, मैंने बिजनेस तो वापस जीत लिया, पर अपनी बहन को हमेशा के लिए हार गया। और मैं आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि ये सौदा फायदे का था या नुकसान का। पैसा, पावर, सक्सेस, सब कुछ है मेरे पास, पर जब राखी पर मेरी कलाई सूनी रह जाती है, तब एहसास होता है कि मैंने क्या खोया है। शायद पापा यही सिखाना चाहते थे कि कुछ रिश्ते बिजनेस से बहुत ऊपर होते हैं और जब आप उन्हें दांव पर लगाते हैं तो जीत कर भी हार जाते हैं।